हेलो। आप सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, देन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ओके, देन आपका कंप्लीट हो चुका था इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आपका जो पैरा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सर वॉइस बहुत कम आ रहा है। हाँ थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा था। अभी सही है क्या? हेलो। हाँ सर ठीक ही ओके ठीक है सर। ओके ओके, देन आपका जो पैरा है 2.5 है, जो कि ग्रुप और टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि हमने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड कर लिया था, रीड कर लिया था। सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप। जो अगर हम ग्रुप में काम करते हैं या फिर टीम में काम करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें 2.5 जो पैरा है इसमें हम देखेंगे। जो पैरा 2.5.1 देख लेते हैं। ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जैसे कि हमने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बताया, कुछ के कुछ एडवांटेज है एंड कुछ डिसएडवांटेज है। उसका डिसएडवांटेज ये था कि आप ग्रुप में जब ग्रुप में काम करते हैं तो केवल आप इंडिविजुअल मतलब खुद पे ही केवल फोकस करते हैं एंड दूसरे लोगों के टास्क पे आप ध्यान नहीं देते हैं। सो ये आपका वो डिसएडवांटेज उसमें हो जाता है। एंड यहाँ हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। एडवांटेज में क्या है, यहाँ पे देखिए द एडवांटेज आर दैट इज मेंबर ऑफ ग्रुप और टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट ऑफ दैट ग्रुप। यहाँ पे एडवांटेज में ये कह रहा है, इंक्लूड कर रहा है कि हर मेंबर जो है ग्रुप का वो रिस्पॉन्सिबल होता है आउटपुट ऑफ टास्क। मतलब जो जिस टास्क को वो कर रहे हैं उस टास्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आउटपुट अच्छा होगा। तो ये जो अगर आउटपुट अच्छा होता है तो हाँ ये सारे ग्रुप मेंबर पे डिपेंड करता है। अगर एक ग्रुप में अगर एक ग्रुप का जो कोई भी एक मेंबर है अगर उसने कोई मिस्टेक करी है तो वो सबकी गलती मानी जाती है, केवल उसकी नहीं मानी जाएगी कि हाँ इसने गलत मिस्टेक किया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप ग्रुप में काम करते हो तो वो एक तरह से इंडिविजुअल माना जाता है कि ये पूरी ग्रुप की फेलियर है या फिर पूरी ग्रुप की एक तरह से सक्सेस है। इस तरह से ये बोल रहा है कि जो भी आउटपुट होगा वो पूरे ग्रुप का आउटपुट होगा। अगर फेलियर होता है तो वो ग्रुप का फेलियर। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक ग्रुप, इस मेंबर जो भी हैं ग्रुप के, वो अपने टास्क के लिए या फिर उसके आउटपुट के लिए वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड कह रहा है नॉट जस्ट, देखिए वो लाइन इसमें इंक्लूड कर रहा है, नॉट जस्ट देयर आउन आउटपुट एज इंडिविजुअल एंड ऑट टू वर्क टुवर्ड इंश्योरिंग दैट द होल प्रोडक्ट सेफ। कह रहा है बस इतना नहीं कि हाँ मैंने काम अपना कर लिया, मुझे जो उसमें टास्क डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उसमें हम अपना कर लिया, तो हमें इतना ही नहीं आपको फोकस करना है, बाकी आपको ये भी देखना है कि ये जो आउटपुट मिल रहा है मतलब कि होल जो प्रोडक्ट है या फिर जो आपका टास्क है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपकी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप बस अपना ही देखेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट लाइन कह रहा है दिस में इन्वॉल्व क्रॉस चेकिंग अदर्स वर्क इवन व्हेन नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड।
कह रहा है कि इसमें एक ये एडवांटेज ये भी होता है ग्रुप में काम करने का, कि हम लोग जैसे कि हम अपना मान लीजिए कोई मेंबर ए है एंड मेंबर बी है, तो मेंबर ए ने अगर काम कर लिया है, अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो वो मेंबर बी से पूछ सकता है कि तुम मेरे वर्क को या फिर मेरे टास्क को क्रॉस चेक कर लो कि वो सही है या फिर नहीं है। ओके, तो ये एक अच्छी ग्रुप मेंबर के लिए या फिर ग्रुप में काम करने की एक अच्छी एडवांटेज होती है कि क्रॉस चेक हम कर सकते हैं एक दूसरे के टास्क को, और बी के टास्क को ए क्रॉस चेक कर लेगा एंड बी ए के टास्क को बी क्रॉस चेक कर लेगा कि हाँ ये टास्क सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एक क्या हो जाती है, आपकी एक और एडवांटेज हो जाती है ग्रुप में काम करने की। ओके, आपके बात समझ में आ रही है? एंड कौन से सेकेंड लाइन? आउट टू फिल कहाँ पर है? रुकिए मैं देख रहा हूँ। आउट टू फिल, हाँ वो हमने बताया कि जो वो फर्स्ट एडवांटेज है कि हर एक जो मेंबर है ग्रुप मेंबर का, वो उस आउटपुट के लिए, उस जो टास्क मिला है उस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमने ये कहा कि ये नहीं कि जैसे कि कोई टास्क मिल गया तो ग्रुप मेंबर ये नहीं होते हैं ना कि कोई टास्क मिल गया तो सारे एक ही में जुड़ जाएंगे, नहीं, वो टास्क छोटा तो होता नहीं है, तभी तो ग्रुप वाले को लिया जा रहा है क्योंकि वो टास्क ज़्यादा कुछ है, ज़्यादा काम है। तो उसमें क्या किया जाता है, उस टास्क के छोटे छोटे पार्ट्स को क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि इतना काम आप करेंगे, इतना काम आप करेंगे, इतना काम आप करेंगे, इस तरह से। तो ये नहीं होता है उस ग्रुप मेंबर का कि कोई एक मेंबर एक इंडिविजुअल के लिए कह रहा है कि ये नहीं कि बस आपको जो दिया गया है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करके कि आप बस इतना करेंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी की ही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस उतनी की ही नहीं है, आपको जबकि पूरी आउटपुट भी देखना है कि ग्रुप का या फिर सारे मेंबर टास्क कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो सही हुआ कि नहीं हुआ। अदरवाइज अगर कोई भी ग्रुप मेंबर अगर मिस्टेक करता है तो वो सारे ग्रुप की फेलियर मानी जाती है। ओके, ये नहीं है कि कुछ लोगों ने टास्क सही किया जाएगा तो उन्हें क्रेडिट दिया जाएगा या फिर उनकी सराहना की जाएगी, एंड जिसने नहीं किया सही से उनको डिमोरलाइज किया जाएगा या फिर उन्हें प्रेशराइज किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारे ग्रुप मेंबर की ये गलती मानी जाएगी। ओके, तो वो ये सारी चीज़ें उसमें कर रहा है कि इंक्लूड कर रहा है कि अगर आप ग्रुप में काम करते हो तो हर मेंबर जो होता है ना वो आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आउटपुट कैसा होगा, अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। ये एक आपके एडवांटेज है। एंड नेक्स्ट जो हमने बताया कि ये होता है कि इस एडवांटेज एक ये है कि आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं एक दूसरे के टास्क को, अगर वो कोई ऐसा क्रिटिकल टास्क है, नेसेसरी नहीं है कि ऑलवेज क्रॉस चेकिंग ही करना है टास्क को, जब नेसेसरी होता है कि हाँ इस रिक्वायर्ड है, एक तरह से ज़रूरी है टास्क को चेक करना, क्रॉस चेक करना, या फिर इस टास्क में ऐसे गलतियां हो जाती हैं, जैसे आप सोच रहे हो कि मैं जब भी ये टास्क करता हूँ तो मुझे इसमें कोई मिस्टेक होती है मेरे से, तब आपको वहाँ पे क्रॉस चेक के लिए आस्क कर सकते हैं अपने कलीग से जो आपके साथ काम कर रहे हो। ओके, तो ये एक आपकी क्या बोल रहा है, ये आपका एडवांटेज हो सकता है। तब वही ये लाइन बोला है, पोलाइटली चैलेंजिंग अदर्स इफ़ यू थिंक दैट समथिंग इज़ नॉट क्वाइट राइट, मतलब कि कोई कह रहा है कि या फिर चैलेंज करे आपसे कि जो आप सोच रहे हो वो कुछ गलत हो सकता है, तब आप क्रॉस चेक करने के लिए आप आस्क कर सकते हैं अपने कलीग से जो भी आपके साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं। ओके, ये आपके दो एडवांटेज जो है जो मस्ट यहाँ पे बता रहा है। ओके, आपके बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट पैरा जो 2.5.2 है उसमें डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट इट कैन पोटेंशियली एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी with responsibility being devolve to such a extent that no one feel personally responsible for safety, referred as diffusion of responsibility. ये लाइन क्या कह रहा है, safety with responsibility being devolved to such an extent that no one feel पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी। यहाँ पे ये कह रहा है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं, वो या फिर वो एक तरह से एक दूसरे के टास्क के बारे में नहीं सोचते हैं। यही इसका एक तरह से डिसएडवांटेज है कि जैसे कि कुछ लोगों ने काम किया और बस अपने टास्क पे ही फोकस किया, बाकी और लोगों के टास्क पे फोकस नहीं किया, या फिर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं महसूस किया दूसरों के लिए। सो ये आपकी क्या हो जाता है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसे जो कह रहा है कि ये जो होता ही है कि बस आप अपने टास्क पे फोकस करते हो, ना कि अपने कलीग के टास्क को देखते हो कि आउटपुट आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इस पे फोकस नहीं करते हो। देन ये कह रहा है कि इसको हम कह देते हैं ये आपकी एक डिसएडवांटेज हो जाती है और ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
कही जाती है। ओके, नेक्स्ट, हियर एन इंडिविजुअल ऑन हिज ओन may take action but one place within a group situation he may not act if none of other group member do so। कह रहा है इसमें ये भी प्रॉब्लम ये हो जाती है एक तरह से कि क्या होता है कि कभी कभी आप सोचते हैं कि ये तो छोटा मोटा टास्क है, कोई और मेरा कलीग कर लेगा, क्या पता वो भी सोच रहा हो कि ये वाला टास्क आप कर लेंगे। तो ये कभी कभी क्या हो जाती है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है कि तो आपको ग्रुप में ऐसा नहीं सोचना है कि ये छोटा सा टास्क है तो ये नेक्स्ट बंदा है या फिर नेक्स्ट जो है मेरा कलीग है वो कर लेगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। अगर आपको आता है तो आपको मस्ट होना चाहिए कि आप उस टास्क को कंप्लीट कर लें, ना कि दूसरे पे रिस्पॉन्सिबल है या फिर डिपेंड रहें दूसरे पे कि मेरा जो कलीग है उससे मैं ये करा लूँगा कि ये एक टास्क कंप्लीट कर दे। ये वाली थिंकिंग भी नहीं होनी चाहिए एक तरह से अगर आप ग्रुप में होते हैं। क्यों कह रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं तो आप अपने टास्क पर तो फोकस कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आपका कोई वहाँ पे हेल्प नहीं करने वाला है। लेकिन जब हम ग्रुप में होते हैं ना तो कभी कभी ऐसा में फील होता है कि हाँ ये छोटा सा टास्क है या फिर मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा कुछ, सो मैं अपने कलीग से करा लूँगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, क्या पता वो भी मना कर दे टास्क को या फिर वो टास्क छूट जाए ऐसे सोच में, या फिर आपकी टाइम ख़त्म हो जाए, आपकी शिफ्ट खत्म हो जाए तो टास्क वो छूट सकता है या फिर एक तरह से फॉरगेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको नहीं करना है। ओके, कह रहा है कि इस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी चीज़ों को हम फर्दर सेक्शन में स्टडी करेंगे, जो कह रहा है कि पीयर प्रेशर के रूप में हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका पैरा है 2.5.3 आप इसे पढ़ सकते हैं। ये एक सोशल एक साइकोलॉजिस्ट का एक्सपेरिमेंट है जो कि नॉट इज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहें तो आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका पैरा है ना 2.5.3 उसको मैं बता देता हूँ। अदर रिकॉग्नाइज्ड फेनोमेना associated with group or team working and the responsibility of decision action which aircraft maintenance engineer should be aware of। और ये भी कोई लाइन नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट जो आपकी लाइन है वो कह रहा है कि मतलब ये इस लाइन में ये कह रहा है कि कुछ अदर फेनोमेना भी है जो आपके ग्रुप में जब आप काम करते हैं तो उससे रिलेट होता है, या फिर टीम वर्किंग जब करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर एक तरह से डिसीजन की बात कर रहा है, एक्शंस की बात कर रहा है। ये एक तरह से ये सारा एक दूसरे से कनेक्ट होता है कि आपका डिसीजन कैसा हो। मतलब कि जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग 4 लोग हैं तो आप कुछ और कह रहे हैं करने का, वो कुछ और कह रहा है। मतलब हमें एक बात पे एक पॉइंट पे अटेंशन होना चाहिए कि हाँ हमारी ग्रुप मतलब एक तरह से जो हमारा पर्पज़ है वो अगर ग्रुप मेंबर हैं तो 4 या 5 जितने का भी ग्रुप बना है या फिर टीम वर्किंग हो रही है तो वो पूरे टीम को एक गोल पे फोकस करके काम करना चाहिए। ये नहीं कि सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं कि इस तरह से टास्क को इस तरह से टास्क को, नहीं, आपको एक की बात तो माननी पड़ेगी और एक पॉइंट पे जो कि सही हो उसको फोकस करके आपको टास्क को कंप्लीट करना होता है। ये एक तरह से ये 2.5.3 में बात कर रहा है। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है 2.5.4 इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इन विच सिचुएशन इवॉल्व वर अ स्मॉल ग्रुप में एक्ट कोहेसिव एज अ टीम बट rivalries may arise between this team, others example between engineer and planner, between shift between teams and different sites etc। इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट क्या है ना, जैसे कि एक तरह से कंपटीशन आ जाना। जैसे कि ये इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट कब होता है, जबकि मान लीजिए कोई ग्रुप हो रहा है, ग्रुप काम चल रहा है, कई शिफ्ट में काम चल रही है, तो क्या होता है कभी कभी कोई एक कोहेसिव टीम, मतलब एक तरह से ये टीम के लिए है, मतलब ग्रुप की एक तरह से ये डिसएडवांटेज में आती है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट में। इसमें क्या होता है ना कि जो ग्रुप मेंबर होते हैं ना, या फिर वो एक तरह से सोचते हैं कि एक तरह से कंपटीशन हो जाता है उनमें कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें सराहना मिलेगी, हमारी प्रमोशन होगी, इस तरह से। या फिर ये सोचते हैं कि हमारी जो टीम है ना, हम नेक्स्ट वाली जो टीम आ रही है या फिर नेक्स्ट वाली जो शिफ्ट आ रही है हम अच्छा काम करेंगे और हम उन्हें सही से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे या फिर शिफ्ट हैंड ओवर ठीक से नहीं करेंगे ताकि वो हमसे थोड़ा लो लेवल पे रह जाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे, हमारी सराहना होगी, हमारी टीम की प्रमोशन होगी। इस तरह से बातें अगर मन में जब आने लगती हैं तो ये इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट में आती हैं। ओके, ये आपको बात समझ में आ रही है? हेलो, ओके।
देन नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मे बी इम्प्लीकेशन इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद टीम फेलिंग टू शेयर। देखिए वही फेलिंग टू शेयर मतलब इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करना आप छोड़ दें, एक तरह से आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि उनकी टीम की टास्क एक तरह से ख़राब हो जाए, वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ और हमारी टीम उनसे बेटर हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर माइंड में आती हैं तो वो एक तरह से इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में आता है। वही सारी जो हमने आपको एक दो लाइन में बता दिया, वही सारी ये पूरी एक आपको पैरा में समझा रहा है। नेक्स्ट हम बताएंगे, देखिए वही हमने जो बोला है शिफ्ट हैंड ओवर ना करना, रिटर्न इन्फॉर्मेशन या फिर वर्क आर्ट, वही शिफ्ट हैंड ओवर होता है, वर्बल कम्युनिकेशन ये सब करना, वो आप नहीं कर रहे हैं। जो कि टीम आ रही है इनकमिंग टीम, जो कि दूसरी शिफ्ट की टीम आ रही है, उनसे नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से आप चाहते हैं कि हमारी क्या हो, कंपटीशन, हमारी टीम अच्छी हो साबित हो जाए, इनकी टीम खराब साबित हो जाए। इस तरह की बातें अगर टीम अलग अलग टीम में या शिफ्ट में होने लगती है लोग, शिफ्ट के लोगों के बीच में, तो वो एक तरह से ये कन्फ्लिक्ट बनता है। ओके, एंड कह रहा है कि ग्रुप में एक और तरह से डिसएडवांटेज होता है ग्रुप पोलराइजेशन। इसमें क्या है, इस टेंडेंसी फॉर ग्रुप टू मेक डिसीजन दैट आर मोर एक्सट्रीम। नहीं, ये आपका डिसएडवांटेज नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है ग्रुप के लिए, यहाँ पे बता रहा है। आपका डिसएडवांटेज है कि ये तरह से होता है सोशल लोफिंग, इसके बारे में बताएंगे आपको। जो आपका ये एक तरह से एडवांटेज है ग्रुप पोलराइजेशन, इज द टेंडेंसी फॉर ग्रुप टू मेक डिसीजन दैट आर मोर एक्सट्रीम दैन द इंडिविजुअल मेंबर्स इनिशियल पोजिशन at time. Group polarization result in more cautious decision। खैर है, ग्रुप पोलराइजेशन उसे कहते हैं कि जैसे क्या होता है कि सारे मेंबर्स मिल करके अगर कोई टास्क है, कोई उसको इनिशियल कोई टास्क है, उसको समझ करके एक डिसीजन पे पहुंचना एक अच्छे से, ताकि हम उस टास्क को एक्सट्रीम तरीके से या फिर उसे परफेक्टली उसे हम कंप्लीट कर सकें, तो वो क्या आता है ग्रुप पोलराइजेशन में एक तरह से आता है। जैसे कि ये कह रहा है कि दिस इज़ नोन एज रिस्की शिफ्ट। जैसे कि ये बोल रहा है कि कभी कभी कोई रिस्की शिफ्ट होता है, कोई रिस्की शिफ्ट है या फिर रिस्क काम में या फिर रिस्क है वर्क में, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे जब ग्रुप मेंबर सोच समझ के उसको अच्छे तरीके से करने का एक तरह से डिसीजन लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये ग्रुप पोलराइजेशन में आता है, या फिर उसे हम कह सकते हैं ग्रुप थिंक। मतलब कि सारे ग्रुप मेंबर ने सोच समझ के डिसाइड किया कि किस तरह से हम इस कार्य को या फिर इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये एक तरह से ग्रुप पोलराइजेशन होती है कि सारे ग्रुप मेंबर की बातों को ध्यान में रखा जाता है कि हाँ इस टास्क में क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, तो सारे लोगों की बातों को रख करके एक डिसीजन पे पहुंचा जाता है कि हम कैसे टास्क को कंप्लीट करेंगे। ओके, आपके बात समझ में आ रही है? हेलो, ओके, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं 2.5.6 जो कि आपका है सोशल लोफिंग। हैज़ बीन क्वाइंट टू रिफ्लेक्ट द टेंडेंसी फॉर सम। या ओवरऑल टॉपिक में क्या बोल रहा है सर? ग्रुप पोलराइजेशन में बस यही बोल रहा है कि ज़्यादा सोचता है आदमी। ज़्यादा नहीं सोचता है, उसमें ये बोला गया है कि ग्रुप जब कोई टास्क मिलती है हमें, तो पूरे ग्रुप के लोग जब मिल करके डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपको कोई वर्क दे दिया गया, कोई टास्क दे दिया गया, तो आपको जब अकेला आप काम करते हो तो आपको सारी सोच समझ के अपनी इन्फॉर्मेशन एंड वर्क लॉग जो आपको मिला होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको टास्क करना है, तो वो सारी चीज़ें सोच करके आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमें इसको एक अच्छे तरीके से इसको करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ग्रुप में होते हैं ना, तो वहाँ पे सारे मेंबर्स हैं, तो उनसे सबसे पूछ लिया जाता है कि अगर कोई डाउट होता है कि नहीं ये टास्क हमें नहीं आ रहा है, कि अगर यहाँ पे हम लोग फंसे तो ये क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे डिसीजन क्या होगी, तो ये हम पूरे ग्रुप मेंबर से ना बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या सावधानियाँ भी लेनी है, ये सारी चीज़ें की बात कर रहे हैं। ओके, या तो ये एक तरह से ग्रुप पोलराइजेशन हो जाती है कि मतलब कि सारे ग्रुप के लोगों ने मिल करके डिसीजन लिया। सो ये एक अच्छी बात है आपके लिए ग्रुप में वर्क करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हम बता रहे थे सोशल लोफिंग क्या होती है। हैज़ बीन क्वाइंट टू रिफ्लेक्ट द टेंडेंसी ऑफ सम इंडिविजुअल टू वर्क लेस हार्ड ऑन अ टास्क व्हेन दे बिलीव others are working on it. In other words, they consider that their own effort will be pooled with that of other group member and not seen in
आइसोलेशन हैज क्वांट टू रिफ्लेक्ट द टेंडेंसी ऑफ सम इंडिविजुअल टू वर्क लेस हार्ड। ये सोशल लॉफिंग में क्या होता है ना कि जैसे कि आपको लगता है कि कोई वर्क कर रहा है, या फिर ग्रुप में भी ये हो जाता है कभी कभी, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप में 4-5 लोग काम कर रहे हैं, तो किसी ने कह दिया कि ये तेरे मान का नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब कि उसकी एक तरह से एफिशिएंसी को या फिर उसका जो फोकस था ना उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सोशल लॉफिंग में आ जाती हैं। जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं ये नहीं उनको भी जॉब नहीं मिला, हाँ डिमोटिवेशन करना है एक तरह से, आपको डिमोरलाइज कर देना। जैसे कि आप लोग कुछ एविएशन में आपको मिलते होंगे ऐसे लोग जो कहते होंगे कि अरे इसमें जॉब अब नहीं मिलता है, ये वो ऐसा वैसा, तो मतलब वो ये कहते हैं कि उनसे काम नहीं हो पाएगा तो आपसे भी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें सोशल लॉफिंग में एक तरह से इंक्लूड होती हैं। ओके, जैसे किसी के एफर्ट को क्या करना, खींचना एफर्ट की खींचना मतलब क्या कि उसे डिमोरलाइज करना, उसे डिस्ट्रैक्ट करना दूसरी तरफ। ओके, तो ये सारी चीज़ें ग्रुप आपकी सोशल लॉफिंग में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 2.5.7 रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट इशू इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड ought to be addressed not only by licensing, regulation and procedure but also education and training, attempting to engender culture of shared but not diffused responsibility। कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में बहुत एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक तरह से रोल प्ले करता है। एंड कह रहा है कि बस ये इसके वजह से एड्रेस नहीं होता है कि लाइसेंसिंग हमें चाहिए, इसके लिए बस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आपके पास लाइसेंसिंग है, आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं तभी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा नहीं है। आप एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की फील कराया जाता है, एक तरह से आपको समझाया जाता है कि हाँ आप किस तरह से आप रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड कल्चर्स के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि आपके इंस्ट्रक्टर जो भी हैं उनके ह्यूमन फैक्टर की ट्रेनिंग होती है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं एक तरह से आपको, हाँ एक तरह से ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कराता है, एहसास दिलाता है कि आप किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक है ना मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम मैस्लो हायरार्की की नीड्स पढ़ेंगे, वही आपका मेन टॉपिक है। हम लोग देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। मोटिवेशन बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड पर्पजफुल बिहेवियर एंड नो ह्यूमन बिहेवियर अकर्स विदाउट सम काइंड ऑफ मोटिवेशन underpinning it. In aircraft maintenance, engineers are trained to carry out tasks within their remit. However, it is largely their motivation and determine what they actually do in any given situation. Thus, motivation reflects the difference between what a person can do and what he will do. कह रहा है कि मोटिवेशन क्या होता है, ये एक बिहेवियर में है, एक गोल डायरेक्टेड होता है। जब आप किसी गोल के प्रति क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं, तभी आपको मोटिवेशन मिलता है। मतलब कि जो मोटिवेशन होता है ना वो आपके उस उद्देश्य के प्रति आपको एक तरह से क्या करता है, यहाँ पे डायरेक्टेड वर्ड यूज़ किया गया है। आप इसका हम ये कह सकते हैं आपको क्या करता है, एक तरह से पुश करना या फिर आपको फोर्स करता है, एक तरह से आपके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करता है कि आप उस उद्देश्य को, उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। मतलब आपको उस अचीव करने में आपको एक तरह से अराउजल प्रोवाइड करता है, आपको और एक तरह से पावर प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रहा है। एंड ये कह रहा है कि मोटिवेशन एक्चुअली क्या करता है, ये भी बताता है कि एक पर्सन क्या कर सकता है एंड व्हाट ही विल डू, और वो क्या कर सकेगा। ये सारी चीज़ें भी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप ये काम कर सकते हैं, हमने कहा कि टास्क ये है जो कि क्रिटिकल टास्क है, हमने कह दिया ये क्रिटिकल टास्क है। ओके, और आप इसे कर लेते हैं बहुत अच्छे से, आपको पता है, लेकिन आप डिमोटिवेट हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं, तो आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप ये जो क्रिटिकल टास्क है और आपसे नहीं हो पाता है, हर बार आप कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन आप कभी कभी मोटिवेट होते हैं या फिर आप अपने कार्य, जब आप मोटिवेट होते हैं आपके अंदर अराउजल अच्छा होता है, एक्साइटमेंट अच्छा होता है, फोकस अच्छा होता है, टेंशन अच्छा होता है, तो आप सारी चीज़ों को, सारी पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखते हैं कि हाँ मैंने क्या क्या गलती करी है पिछले टास्क में, उसके अकॉर्डिंग आप फोकस करके आप इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि आपके पास अच्छी मोटिवेशन है। तो ये कह रहा है कि मोटिवेशन एक तरह से क्या कर देता है, ये एक तरह से डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि आप क्या कर सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो मोटिवेशन का यहाँ पे डिफाइन किया है, मोटिवेशन कैन बी थॉट ऑफ अ बेसिक ह्यूमन ड्राइव दैट अराउज डायरेक्ट एंड सस्टेन ऑल ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कि एक तरह से ये एक थॉट है जो आपकी
आपको एक तरह से ड्राइव करता है, आपको अराउज करता है, डायरेक्ट, सस्टेन एंड ऑलवेज ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि उस बिहेवियर को रखने के लिए और किसी गोल के प्रति क्या होना, इच्छुक होना, ये सारी चीज़ें आपको क्या कर सकता है, ड्राइव करता है। ओके, जनरली कह रहा है कि एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं जनरली इफ़ अ पर्सन, या फिर विषय अ पर्सन इफ़ ही इज़ टेकिंग एक्शन टू अचीव समथिंग, कह रहा है कि जनरली हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन क्या है, मोटिवेटेड है, यहाँ पे आप देखिए जनरली विषय अ पर्सन इज मोटिवेटेड इफ़ ही इज़ टेकिंग एक्शन टू अचीव समथिंग, हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान मोटिवेटेड है मतलब कि वो किसी चीज़ को या फिर किसी टास्क को या फिर किसी एक्शन को अचीव करने के लिए वो काम कर रहा है। ओके, या फिर ये जो कर रहा है वो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कर रहा है। सो एक ये मोटिवेशन का ये जनरली डिफाइन किया है। ओके, देखिए यहाँ पे वर्ड की यूज़ किया। मोटिवेशन क्या हो सकता है, 3.2 पैरा में आप देख सकते हैं, मोटिवेशन इज़ यूजुअली कंसिडर टू बी अ पॉजिटिव रेदर देन अ नेगेटिव फोर्स इन इट दैट इट स्टिमुलेट वन टू अचीव वेरियस थिंग्स। कह रहा है कि मोटिवेशन क्या होता है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है एक तरह से, रेदर देन नेगेटिव फोर्स नहीं है ये मोटिवेशन, एक तरह से पॉजिटिव फोर्स है जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मतलब आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट, कोई अराउजल को स्टिमुलेट करता है, मतलब कि सेंसेशन क्रिएट करता है ताकि आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, किसी थिंग्स को अचीव करें। जैसे कि अभी आपके अंदर मोटिवेशन किस लिए है, ताकि आप एमई बने, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। हाउएवर जस्ट बिकॉज समवन इज मोटिवेटेड दिस डज नॉट मीन टू से दैट दे आर डूइंग द राइट थिंग्स। कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन मोटिवेटेड है तो वो कोई किसी सही काम के लिए ही वो मोटिवेटेड है, वो गलत काम के लिए भी मोटिवेट हो सकता है। ओके, कुछ लोग गलत काम के लिए भी मोटिवेट होते हैं। तो ये कह रहा है मोटिवेशन ऐसा नहीं होता है कि मोटिवेशन आपको सही काम के लिए ही मिलता है, कभी कभी गलत काम के लिए भी मोटिवेशन मिलता है लोगों को। जो भी निगेटिविटी फैला रहे हैं उनको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, निगेटिविटी फैलाने के लिए मिलता है, तो वो गलत कर रहे हैं और उनको उस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसा करेंगे। तो ये बोल रहा है कि मोटिवेशन एक तरह से कभी कभी गलत चीज़ अचीव करने के लिए भी आप लोग मोटिवेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्रिमिनल को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है कि क्रिमिनल्स आर हाईली मोटिवेटेड फॉर इंस्टेंस, मतलब कि कुछ ना कुछ वो गलत करेंगे उसके लिए वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, इसलिए तो वो करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, मोटिवेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर एंड प्रेडिक्ट। कह रहा है कि मोटिवेशन की हम मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं और ना ही इसकी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कितनी मोटिवेशन होगी, कितनी मोटिवेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका ग्राफ कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है। ओके, तो इसका हम मेजरमेंट नहीं ले सकते मोटिवेशन का, ना ही एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आपका ये ह्यूमन फैक्टर बताता है कि आपका मोटिवेशन क्या होता है। वो ज़रूर नहीं है कि वो ऑलवेज आपका मोटिवेशन का अगर ग्राफ देखा जाए तो ऑलवेज वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। मोटिवेशन का ग्राफ क्या होता है, वेरिएबल होता है, कभी आपका मोटिवेशन हाई होता है, कभी लो होता है, कभी हाई होता है, कभी लो होता है। सो ऐसा मिलता है मोटिवेशन। ओके, इसलिए इसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको इतनी सारी बातें समझ में आई? ओके, देन आपका पॉइंट है पैरा 3.3। आज मैं आपको एक बेसिक नीड्स कवर कर दूंगा और उसके बाद मैं क्लास को बंद करूंगा। ये आपका ये डायग्राम है या फिर ये एक मॉडल है मैस्लो हायरार्की का, इस नीड्स को मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिर यहाँ पे मैं आपको क्लास को क्लोज करूँगा। ओके, ओके, देन ये पैरा हम 3.3 को देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एविएशन सेफ्टी बीइंग अप्रोप्रिएट मोटिवेटेड इज़ वाइटल। कह रहा है एविएशन में सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक इंसान या फिर मोटिवेशन आपके अंदर हो, ये एक तरह से वाइटल है, ये होना ज़रूरी है मोटिवेशन, अदरवाइज सेफ्टी नहीं रहेगी। आइडियली जैसे कि एक बात कर रहा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ऑट टू बी मोटिवेटेड टू वर्क इन सेफ एंड एफिशिएंट मैनर। जैसे कि कह रहा है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस अगर मोटिवेटेड होता है, या फिर ऑट कह रहा है मतलब उसे मोटिवेटेड होना चाहिए, यहाँ पे मस्ट भी नहीं है, ऑट है। जब ऑट तब हम यूज़ करते हैं जब उससे होना चाहिए, वहाँ पे हम ना वर्ड यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, तब हम ऑट का यूज़ करते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक मेंटेनेंस इंजीनियर को मोटिवेटेड तो होना ही चाहिए, तभी वो अपने टास्क को एक सेफ तरीके से एंड एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट कर सकेगा। ओके, सो बट इतना कहाँ होता है,
ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई डिमोटिवेट ना होता है, कभी कोई मोटिवेट होता है, कभी कभी इंसान डिमोटिवेट रहता है, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ को फेस करनी पड़ जाती है। कभी ग्राफ अच्छा होता है आपका मोटिवेशन का, कभी अराउजल आपका डिक्रीज होता है, तो सारी चीज़ों को फेस करना होता है, तो ऐसा नहीं होता है। बट यहाँ ह्यूमन फैक्टर स्टडी कराने का ये मतलब हो जाता है कि आप अपने चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को, बिहेवियर्स को आप समझ सकें, ताकि आप से अगर गलती हो जाएगी या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि हमसे गलती हुई है, तो आप उसको छिपाएंगे नहीं, आप बताएंगे जा करके सर या फिर मैनेजर या फिर जो कलीग हो, जैसे आप कह सकते हैं कि हम उससे ये गलती हो सकती है, तुम चेक कर लो या फिर क्रॉस चेक करना, या फिर मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए तो एक बार इसे रीचेक हो, ज़रूर उसे क्रॉस चेक किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को आप छिपाएं ना, आप उसे जस्ट बताएं, इसलिए ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाता है। एंड हार्मोन फैक्टर का आपका जो मेन पर्पज़ यही है कि आपका इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट जो भी हो रहा है एविएशन में, उसे डिक्रीज़ किया जाता है, और ये डिक्रीज़ होता भी है, हुआ भी है, डिक्रीज़ काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गया है। अभी तो ना के बराबर एक्सीडेंट होते हैं, मुश्किल से 1 ईयर्स में एक एक्सीडेंट कभी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपने 2020 में आपने देखा होगा, पाकिस्तान में पीक में एक एयरलाइन की एक एक्सीडेंट हो गई थी, आप लोगों ने देखा था न्यूज़। अक्टूबर नवंबर में, आई थिंक जो अक्टूबर नवंबर अभी जो बीता हुआ है उसी में ऐसा हुआ था, आप लोगों ने देखा था? हेलो हेलो या सो आपको एविएशन के बारे में वैसे जानने की नॉलेज रखने की ज़रूरत है कि क्या एविएशन फील्ड में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और तभी आप एक तरह से एविएशन के फील्ड के बारे में पूरा सा अवेयर होंगे जब आप लिंक्डइन को ज्वाइन करेंगे। मैं हमेशा जितने भी स्टूडेंट आते हैं मैंने उन्हें ये एक तरह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर लिंक्डइन जो भी है प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, उसे ज्वाइन कीजिए, अपनी जो भी एक्सपीरियंस है या फिर आपकी एजुकेशन डिटेल है आप उन्हें फिल करिए, ताकि आप एविएशन के प्रति आप अवेयर हो सके कि अभी एविएशन में हो रहा है। और नेटवर्क उसमें बिल्ड करना होता है। नेटवर्क बिल्ड कैसे होता है कि आप उनको ही अपने लिंक्डइन आईडी से कनेक्ट करते हैं जो आपके एविएशन फील्ड में हैं, मतलब कि जो आपके फील्ड से रिलेटेड है। जो आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है उसे नहीं ऐड करना है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम नहीं है, वो आपका एक जॉब प्रोफाइल है, और वो आप वहाँ पे आप जितने अच्छे से रहेंगे या फिर आपकी जिस तरह से आपकी कैरेक्टर होगी वहाँ पे, उस तरह से लोग आपकी हेल्प भी करेंगे या फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। ओके, सो आप लोग को ये मस्ट ज्वाइन करना चाहिए। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम या फिर जो भी है, सो वो सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन से आती है। और लिंक्डइन में कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है? लिंक्डइन जो आईडी है, जितने भी एयरलाइंस में बताऊँ आपको, स्पाइसजेट से लेकर के इंडिगो तक की जितनी भी एयरलाइंस हैं, सारी एयरलाइंस अपनी जॉब डिटेल्स वहाँ शेयर करती हैं, अपडेट करती हैं। मैक्सिमम मैंने उसको देखा है, इंडिगो को भी देखा है एंड स्पाइसजेट को भी देखा है, क्योंकि जितने भी एविएशन सेक्टर के लोग होते हैं ना, वो लिंक्डइन से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ना कि ट्विटर से या फिर फेसबुक से। ओके, सो लिंक्डइन एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आप उसे महसूस कर पाएंगे कि हाँ, ये आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर नॉलेज आपके अंदर है एविएशन के बारे में। अदरवाइज़ आपको एविएशन के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, आपके कॉलेज लाइफ में आप कुछ नहीं समझेंगे, ना कि आपका कोई इंस्ट्रक्टर आपको सुन के बताएगा या फिर देख करके बताएगा कि ये हो रहा है एविएशन में, चाहे वो हो रहा है। ओके, सो आपको खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ये जॉब एक रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग ये समझ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन फैक्टर, तो आपको समझ में होना चाहिए कि हाँ, ये जॉब रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको खुद के जॉब के लिए, खुद के चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मेनी फैक्टर्स मे कॉज कन्फ्लिक्टिंग मोटिवेशन टू ओवरराइड दिस आइडियल। फॉर इंस्टेंट द मोटिवेशन ऑफ सम फाइनेंस बोनस, डिमोटिवेशन ऑफ वर्किंग आउटडोर इन एक्सट्रीम cold weather might lead to less consideration of safety and increase the likelihood of risk taking। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सब, जो कि यहाँ पे मोटिवेशन में ऐड कर रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको फाइनेंशियली आपको क्या हो जाता है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, तभी भी आप मोटिवेट हो जाते हैं। मतलब कुछ ये चीज़ें होती हैं जिस तरह से, या फिर आपका बॉस आपकी खूब सराहना कर देता है, आपकी एक तरह से आपकी बातों को सराहना कर देता है, अपने टास्क को बड़ाई कर देता है, तो आप एक तरह से क्या हो जाते हैं, उस टाइम आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ कह रहा है। और कह रहा है कभी कभी आप डिमोटिवेट फील करते हैं तब, जैसे कि आप आउटडोर में काम कर रहे हो, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वह आपकी क्या होता है, टेम्परेचर आपकी बॉडी की डिक्रीज़ होती है, और जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, या आप
परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे और वर्किंग इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस और टेम्परेचर का ग्राफ कैसे चलता है। ओके, वेदर का और परफॉर्मेंस पे किस तरह से अफेक्ट पड़ता है तो उसमें हम बताएंगे। जैसे कि आपकी टेम्परेचर आपकी बॉडी की जैसे डिक्रीज होती है, आपका परफॉर्मेंस लो होता है, या फिर आपका एराउजल लो होता है। जब आपका एराउजल लो होगा तो आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। सो ये बात कह रहा है कि क्या होता है कि जब आप कोल्ड वेदर में काम करते हैं तभी भी आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, आप सबको ये समझ में आया? हेलो, ओके, देन मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे क्लोज कर लेता हूँ एंड फिर सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज ये अभी क्लोज हो जाने वाला है। एंड मैं आपको ये बता रहा था कि मैं आपकी ये जो मॉडल है मैस्लो हियरार्की का, इसे मैं आज कंप्लीट करा दूँगा और यहाँ कंप्लीट कराने के बाद मैं आपकी क्लास को क्लोज करूँगा। ओके, मैं इसे क्लोज करता हूँ, आप लोग जस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आपको आवाज़ आ रही है? ओके, देन आपका जो पैरा है 3.4, यहाँ पे हमें मैस्लो हियरार्की ऑफ नीड्स, जो मैस्लो हियरार्की है उन्होंने क्या किया, कुछ मोटिवेशन के नीड्स को या फिर कुछ नीड्स को इन्होंने डिफ़ाइन किया जिसके वजह से हम एक तरह से मोटिवेट होते हैं, और वो नीड्स क्या हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पैरा 3.4.1 में इन्होंने लिखा है, possibly one of the most well-known theories which attempt to describe human motivation is Maslow hierarchy of needs। कह रहा है कि जो सबसे बेस्ट एक तरह से मॉडल है या फिर थियरी है जो मोटिवेशन को डिफाइन करता है वो मैस्लो हियरार्की का है। सो हम इसी को यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैस्लो considered that human are driven by two different set of motivation force। मैस्लो कहते हैं कि जो ह्यूमन होता है, जो पर्सन है या फिर जो लोग हैं, वो दो तरह के चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, या फिर दो मोटिवेशन फोर्स है जिसके वजह से वो मोटिवेट होते हैं, ड्राइव होते हैं मोटिवेशन के लिए। ओके, सो आपका ये जो फर्स्ट इन्होंने ये बताया है, दोज दैट इंश्योर सर्वाइवल बाय सेटिस्फाइंग बेसिक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब कि फर्स्ट जो ये एक तरह से मोटिवेशन फोर्स के बारे में ये बता रहे हैं कि फर्स्ट क्या होता है कि कुछ लोग केवल सेटिस्फाइंग बेसिक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचते हैं, जैसे कि उनका रहना खाना पीना ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। ये एक तरह से आपके बेसिक नीड्स में आ जाती हैं कि आपको खाने को मिले, पहनने को मिले, घर हो आपका खुद का। इतने सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए मोटिवेट होते हैं कि हाँ मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है। तो एक तरह से ये बेसिक चीज़ हो जाती हैं। फिजिकल में आ जाती हैं आपकी रिलेशनशिप, आपके रिश्ते, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड साइकोलॉजिकल नीड्स आपके माइंड लेवल पे जो भी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट ये जो फोर्स एक तरह से कहते हैं दोज दैट हेल्प टू अस टू रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल इन लाइफ नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। कह रहे हैं कि जो दूसरा नीड्स होता है उसे ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये जब आपके माइंड में बिल्ड हो जाता है तो आप ये समझ लेते हैं कि अब मेरे पास हर एक चीज़ है एंड मैं हर एक चीज़ को एक तरह से अचीव कर सकता हूँ। ऐसा वाला आपके पास एक थिंकिंग आ जाती है, एक माइंड सेट हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब कि हम खुद से अब हर एक चीज़ को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं या फिर अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपना एम्पावर, अपनी हार्ड वर्किंग या फिर अपनी स्किल को डेवलप करेंगे तो हम ज़रूर उस काम को या फिर जो हमारे डिज़ायर है उसे हम अचीव करेंगे। ओके, सो ये एक बात ये कहते हैं। फिगर 13 जो कि आपका मास्लो हायरार्की का ये जो डायग्राम दिया गया है एक तरह से इसी के बारे में उसमें लिखा गया है। पहले वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है। फिगर 13 कह रहे हैं कि दैट shows the hypothetical hierarchy nature of needs we are motivated to satisfy। कह रहा है कि जो फिगर 13 उसमें कुछ चीज़ों को दिखाया गया है, कुछ नीड्स को दिखाया जाए है जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं। एंड द थियरी दैट इज नीड्स लोअर डाउन द hierarchy आर मोर primitive or basic must be satisfied before we can be motivated by the
हायर नीड्स। कह रहा है कि ये जो मैस्लो हायरार्की का ये जो भी ऐसा वाला जो एक मॉडल है, तो इस मॉडल का जो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें या फिर मोटिवेशन की जो नीड्स बताई है वो एक तरह से फिजिकल एक तरह से या फिर बेसिक नीड्स को बताई है। तो कह रहा है ये एक प्रिमिटिव नीड्स होता है, मतलब सब कोई एक तरह से ये सबके लिए एक बेसिक्स नीड है। सो ये कह रहा है कि फर्स्ट टाइम लोग इसी के लिए पहले मोटिवेटेड होते हैं, देन अगर ये सारी ये जो फर्स्ट नीड इनकी कंप्लीट हो जाती हैं तो नेक्स्ट चीज़ के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। जैसे कि आपने सोचा मेरे पास घर नहीं है, या फिर एक तरह से कि मेरे पास बाइक नहीं है तो आपने बाइक ले लिया। आफ्टर दैट आप जब आप बाइक से ड्राइव करने लगे, बाइक से घूमने लगे, ट्रैवल करने लगे, तो आप फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे एक तरह से कार ले लेनी चाहिए। जब आप कार ले लेते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं अब इससे भी महंगी कार लूँगा। तो इस तरह से आप क्या होते हैं किसी एक चीज़ के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, मतलब ये नीड कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट नीड आपके माइंड में आ गया कि हाँ नहीं अब हम मुझे ये चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं कि एक तरह से आप एक के प्रति एक नीड आपकी बढ़ती जाती है और आप मोटिवेट होते रहते हैं उस चीज़ के लिए। ये इन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया। तो हम ये डायग्राम को देख कर देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ों को बताया गया है। या सर फिर तो पर्सन को हमेशा ऑलवेज मोटिवेट होना चाहिए बिकॉज वो वर्क भी अच्छा करेगा और उसको अचीवमेंट भी अच्छे मिलेंगे। या तो आपका ह्यूमन फैक्टर यही कहता है कि जो भी एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है ये आपके केवल एक फील्ड के लिए नहीं है। ये जो भी सारी चीज़ें ह्यूमन फैक्टर एक तरह से बताई जा रही है या फिर आपको स्टडी कराई जाती है, एक तरह से आपके पूरी लाइफ में ये सारी चीज़ें काम आती हैं अगर आपके पास ऐसा बिहेवियर इम्प्लीमेंट हो जाता है आपके माइंड सेट में, आपके माइंड लेवल पे। तो ओके, बट ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि लाइफ में काफ़ी चीज़ें फेस करने को मिल जाता है। कभी एक तरह से डिमोटिवेशन मिलता है या फिर कभी फेलियर मिलता है, कभी अचीवमेंट होती है, कभी सक्सेस होती है। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन का जो ग्राफ होता है ना, जो हम आपको बता रहे थे कि वो कभी स्ट्रेट आपको नहीं मिलता है, कभी भी आपका मोटिवेशन का ग्राफ स्ट्रेट नहीं मिलता है, वो उसका अप डाउन या फिर हाई लो होता रहता है। कभी जब आपको सक्सेस मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, एक तरह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा अराउजल रहेगा। एंड अगर आप डिमोटिवेट रहोगे या फिर आपको फेलियर मिलेगा तो आप थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होगे, ज़रूर होगे। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा अगर उसे फेलियर मिलता है और वो डिमोटिवेट ना हो या फिर वो ये ना सोचे कि हाँ मुझे फेलियर मिली है। ऐसा कोई नहीं है, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट। या आप सबको ये डायग्राम क्लियरली दिख रहा है? वैसे ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा ब्लर है, आप लोग को दिख रहा है? हेलो, यस सर। ओके, देन आपका जो फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो फर्स्ट आपकी नीड है, आपका ऊपर से नीड नहीं होती है, नीचे से अप, मतलब कि हम लोग डाउन से अप जाएं, अप की तरफ बढ़ेंगे, इस तरह से ये नीड यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ओके, सो आपका जो फर्स्ट नीड है उसे हम इसको कहते हैं, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट जो होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। मतलब कि वहाँ पे आप जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपके पास हो जाती है, मतलब कि आप अपने विल पावर को एक तरह से रियलाइज़ कर लेते हैं कि अब हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं या फिर हम कैपेबल हैं। अगर हम अपनी एफिशिएंसी, अपना फुल एनर्जी, अपना एक तरह से क्या कहते हैं, अपना हार्डवर्क, अपनी स्किल को अगर हम डेवलप करें तो हम हर एक काम को, हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मतलब कि एक तरह से आपके अंदर ये एक पॉजिटिव चीज़ आ जाती है, तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, जो आपका लास्ट मोटिवेशन की थिंग्स हो जाती है। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट आपकी जो बेसिक नीड्स आ जाती हैं उसे हम फिजियोलॉजिकल जो नीड बताया रहा है कि फर्स्ट जो नीड आती है मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग, कि फर्स्ट जो बेसिक नीड है इन्हें हम बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट में आपका है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें जैसे फूड, ड्रिंक, ऑक्सीजन, टेम्परेचर रेगुलेशन, एलिमिनेशन, रेस्ट, एक्टिविटी एंड आपकी जो भी फिजिकल रिलेशनशिप हो, ये सारी चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं। तो फर्स्ट टाइम हम पहले इस चीज़ के लिए मोटिवेट होते हैं कि हाँ पहले हम पढ़ेंगे, अपना करियर बनाएंगे, फिर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे पास भोजन भी होगा, हर एक चीज़ होगा, रहने को घर भी होगा, मतलब सारी चीज़ें होता है। वैसे सबके पास होता है घर, बट फिर भी सबको एक तरह से चॉइस होती है कि हम भी फ्लैट लेंगे, हम बाहर रह रहे हैं तो हम रूम लेकर नहीं रहेंगे, फ्लैट। ये सारी चीज़ें चॉइसेस होती हैं, एक तरह से नीड्स होती हैं। और ये भी होता है कि हाँ अगर हम पढ़ लिख करके अच्छा
अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, एक तरह से हम सक्सेस हो जाएंगे, तो हाँ हमारी शादी भी होगी, या फिर कोई हमें समझेगा भी कि हाँ ये अपने पैर पे है, ओके, या फिर ये सक्सेस है। वरना कोई अपनी लड़की तो नहीं देने वाला है कि हाँ तुम शादी कर लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको देखना है ना, सारी नीड्स को देखनी है। तो इस तरह से ये कह रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब कि एक तरह से मैरिज लाइफ तक आपकी जो भी नीड्स हैं आपकी, वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में कवर हो जाती हैं, ओके। आपको इतनी बात समझ में आई? हेलो, यस सर। ओके, देन हम आगे चलते हैं। जो आपका फर्स्ट नीड है वो सेफ्टी नीड है। जैसे कि आपकी ये पूरी एक तरह से बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हो रहे हैं, उसके बाद से सेफ्टी नीड्स में आ रहा है, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम पोटेंशियली डेंजरस ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस, जैसे कि एग्जांपल में द एलिमिनेंस, फिजिकल इलनेस। जैसे कि अब मेरे पास हम ये सोचते हैं कि हमारी हेल्थ भी सही हो, हमारे पास फिजिकल इलनेस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसकी सेफ्टी के लिए अगर हम कुछ सोचते हैं या फिर एक तरह से मोटिवेट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक सेफ्टी नीड्स में आ जाती हैं। जैसे कि थ्रेट इज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, एंड फियर ऑफ अननोन, इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन एंड फैमिलियरिटी। जैसे कि एक तरह से मेडिकल सपोर्ट की बात यहाँ पे इंक्लूड करता है सेफ्टी नीड में, कि हाँ मेडिकली आप फिट होते हैं कि नहीं होते, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप सोचने लगते हैं कि हमें इन चीज़ों पे भी फोकस करना है। और अगर मेरे को कुछ हो जाता है या फिर हमारे फैमिली में भी किसी को हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या मेरे पास इतने मनी अवेलेबल हैं या फिर मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनका इलाज करा पाऊँगा कि नहीं करा पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए जब आप मोटिवेट होते हो तो ये एक तरह से आपका सेफ्टी नीड में आ जाता है, जो कि ये आपका जो सेफ्टी नीड है वो एक तरह से बेसिक नीड्स में ही कवर होता है, ओके। बट यहाँ पे आपको डिफरेंट करके दिया है, ओके। नेक्स्ट आपका जो होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। यहाँ पे क्या है, रिसीविंग एंड गिविंग लव, अफेक्शन, ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस, एफिलिएटिंग, बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क। कह रहा है कि जब ये हमारी जो बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या होते हैं, बहुत खुश रहते हैं एक तरह से, और बहुत हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि हमने नॉर्मल से पूरी एक नीड्स मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि एक तरह से मैरिज लेवल तक की एंड आपकी जो मेडिकल लेवल तक की सारी नीड्स कंप्लीट हो जाती है। सो अब क्या हो जाते हैं, जब आपके पास ये कुछ बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो आप एक तरह से खुश रहते हैं कि हाँ जितना मेरे पास अर्निंग है या फिर मेरे पास जो भी सैलरी है, मैं उनसे मैं अपनी इन सारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। सो आप एक तरह से अच्छा फील करते हैं। तब आप क्या करते हैं, हर एक इंसान से क्या होता है, आप मिलजुल के रहते हैं, एक तरह से आप ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं होते हैं, डिमोटिवेट नहीं रहते हैं। जैसे अब क्या होता है कि अभी आप डिमोटिवेट होते हैं तो आप ग्रुप में ना लोगों से ठीक से बात करते हैं, ना दोस्तों से बात करते हैं, वो एक जो इंटीमेसी होती है ना, वो नहीं बैठ पाती है लोगों से, वो एक तरह से नहीं हो पाता है। तो ये बोल रहे हैं कि लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब कि जब ये दो आपकी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो आप इन चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं कि रिश्ते निभाते हैं अच्छे से, जो भी लोग हैं, ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब के साथ वर्क अगर कर रहे हैं, टास्क में कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो आपके मेंबर्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, उनसे भी आप अच्छे से बिहेव करते हैं एक तरह से। अफेक्शन आपका एक तरह से होता है, मतलब कि आपका जो बिहेवियर होता है बहुत अच्छा होता है, एक तरह से प्यार वाली बिहेवियर होता है, ओके। ये सारी चीज़ें आपकी है थर्ड नीड्स में आ जाती हैं। एंड जो आपकी आती है नेक्स्ट एस्टीम नीड, ये हम आपको बता देते हैं क्या है। जब ये आपकी थर्ड नीड, ये तीनों नीड्स कंप्लीट होती हैं, मतलब कि ये भी एक तरह से आपके मोटिवेशन की चीज़ें हैं। जब ये नीड्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं, तो आपका जो मोटिवेशन का एक तरह से नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होता है, एस्टीम नीड होता है। यहाँ पे क्या होता है, द एस्टीम, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब कि एस्टीम नीड में क्या हो जाता है कि आप क्या करते हैं, दूसरों की रेस्पेक्ट करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ एस्टीम है तो आपकी भी कोई रेस्पेक्ट करे, मतलब आपकी भी सामने वाला रेस्पेक्ट करे। ये चीज़ आपके अंदर में आ जाती है, क्योंकि आप एक तरह से एक सक्सेसफुल पर्सन है। सो आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ अगर मैं सक्सेसफुल हूँ या फिर मैं अच्छा हूँ तो सामने वाले को भी मेरा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ अगर आपके अंदर आ जाती है तो एक तरह से ये एस्टीम नीड में आती है। और सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब एक तरह से कंपटीशन की चीज़ कि हाँ मैं किसी से कम्पिटिट कर सकता हूँ या फिर मैं किसी से कम नहीं हूँ। अगर मैं सामने वाले को रेस्पेक्ट करता हूँ तो सामने वाले को मेरे को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी एस्टीम नीड में। नेक्स्ट जो आता है कॉग्निटिव नीड्स, ये देख लीजिए। इसमें क्या होता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन,
नीड्स फॉर मीनिंग एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, एक तरह से नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी इसमें कॉग्निटिव नीड आपकी कवर हो जाती हैं लोगों के साथ, या फिर एक तरह से आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपका सोचने समझने का जरिया क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें कह रहे हैं कॉग्निटिव नीड में ये कवर करता है। लास्ट जो आती है आपकी सेकेंड लास्ट जो है आपकी एस्थेटिक नीड है, इसको आप देख लीजिए। ब्यूटी इन आर्ट्स एंड नेचर, सिमिट्री, बैलेंस, ऑर्डर एंड फॉर्म, मतलब कि आप एक तरह से नेचर के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उसके प्रति भी आप सोचने लगते हैं, उसकी ब्यूटी, जैसे कि हम कहते हैं कि नेचर की पहाड़ियाँ या फिर जंगलें बहुत काफ़ी अच्छी दिखती हैं, वन वगैरह लगी हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये बात कर रहे हैं, उनके प्रति आपका जो सोच और समझ है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, आप अफेक्शन ऐसा हो जाता है, आप उनके बारे में सोचने लगते हैं एक तरह से। और अब सिमेट्री मतलब कि एक तरह से आप बैलेंस बना के रखना चाहते हैं कि हाँ अगर ह्यूमन भी हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ों को होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि केवल पर्सन ही यहाँ पे रहेंगे और ये हमारा इन्वायरमेंट पूरा बेकार हो जाए। इन सारी चीज़ों पे आप एक तरह से बैलेंस बनाने के बारे में सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें एस्थेटिक नीड में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो एंड आपका लास्ट वन है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जब ये आपके 6 नीड्स आप एक तरह से आप कवर कर लेते हैं तो आप एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं मोटिवेशन की, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब कि आप इस स्टेप पे आपके अंदर क्या होता है, आप रियलाइज़ करते हैं किस चीज़ की, योर फुल पोटेंशियल, अपनी फुल कहते हैं विल पावर को या फिर अपनी एफिशिएंसी को आप रियलाइज़ करते हैं। एंड बिकमिंग एवरी थिंग्स वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग, मतलब कि कोई भी काम हो, किसी भी काम हो, आप उसे ज़रूर कर सकते हैं या फिर आप वो ऐसा बन सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं जैसा आप सोचते हैं। तो ये एक तरह से आप जब आपके अंदर माइंड सेट हो जाता है, एक थिंकिंग हो जाती है, सो हमें कहा जाता है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हैं, मतलब कि आपका ये लास्ट मोटिवेशन का जरिया होता है एक तरह से। ओके, तो ये आपके 7 नीड्स हैं। ओके सर एक बार ये कर देंगे समरी। किसको, इसको एक बार से और आपको डिफाइन कर दूं? नहीं पूरा नहीं करना है सर। या किसको करना है आप बता दीजिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं तो पूरे हैरेजी को सर। क्या बोल रहे हैं, मैंने अंडरस्टैंड हो रहा है। हेलो, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मैस्लो हायरार्की हैं उन्होंने ये किया कि जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको इन्होंने थोड़े से पार्ट्स में या फिर ये लेवल में एक तरह से डिफाइन कर दिया। तो ये 7 स्टेप में इन्होंने डिफाइन किया, तो हम लोगों ने एक एक नीड्स को पढ़ लिया कि सेफ्टी नीड्स जैसे कि मेडिकल वगैरह की नीड्स, ये सारी चीज़ें, और फिजिकल नीड्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स जो भी हमने कहा, बेसिक नीड्स या फिर एक रिलेशनशिप के नीड्स, ये सारी चीज़ें आपकी ये कवर हो जाती हैं। लव एंड बिलोंगिंग्स मतलब दूसरे के साथ हमारा बिहेवियर क्या है, हम कैसा बिहेव करते हैं लोगों के साथ, फैमिली के साथ, दूसरों के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, वो सारी चीज़ें एक तरह से यहाँ पे कवर होती हैं। एस्टीम नीड में हमने बताया आपको कि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी कुछ अब सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हम एक एम है। जैसे कि आप एम बनोगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं एक एम हूँ, मैं एक टेक्नीशियन नहीं हूँ, अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ बहुत ज़्यादा, टेक्नीशियन भी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। अब हेल्पर तो रिस्पॉन्सिबल उतना होता नहीं है, उसको तो बस हेल्प ही करना है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन में नहीं आता है। लेकिन जब आप टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, एएमई होते हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक लाइसेंस एएमई रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो तो साइन करने के लिए या फिर एक तरह से सर्टिफिकेशन करने के लिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज लाइसेंस एएमई भी बेस में काम करते हैं। सो ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क हो जाता है। तो आप सोचते हैं कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ या फिर मेरा जॉब पैशन अच्छा है, मेरा प्रोफेशन अच्छा है, तो अब सामने वाला को भी मेरे को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा अगर मैं सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से सेल्फ नीड्स में आ जाती हैं, स्टेम नीड में आ जाती हैं। कॉग्निटिव नीड में जैसे कि हमने कहा कि आप समझ लेते हैं कि आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है किसी के प्रति, प्रेडिक्ट एक तरह से मीनिंग, किसी भी चीज़ के बारे में मीनिंग निकालना, सोचना समझना, बातों को रखना, एक तरह से प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, इन सब सारी चीज़ों में आपकी सोच समझ काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब आप ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को अच्छा प्लान नहीं कर सकते, हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ये चीज़ आपके माइंड में नहीं रहती है। ओके, ये सारी चीज़ें आपके कॉग्निटिव नीड में कवर हो जाती हैं। एस्थेटिक नीड में बताया, एस्थेटिक में तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि एक धार्मिक पना आ जाता है। जैसे कि प्रकृति के बारे में आप सोचते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ को भी फॉलो करूँगा, धार्मिक चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा
एक तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ अब मैं इन सारी चीज़ों पर भी फोकस करूँगा। ओके, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, जैसे कि ब्यूटी जो बता रहा है कि आर्ट की, नेचर की, ये सारी चीज़ें, और बैलेंस मतलब इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना है, ये सारी चीज़ों को एस्थेटिक नीड में एक तरह से इंक्लूड करता है। जैसे कि हम एक तरह से कहते हैं अध्यात्म वाली नीड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। नेक्स्ट जो आपका जो लास्ट लेवल ऑफ नीड होता है, जो हायरार्की नीड्स के लिए ये लेवल दी गई है, स्टेप दी गई है, जो भी 7 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हमने कहा जब ये इन सारी नीड से आप क्या हो जाते हैं, एक तरह से आप ये सारी नीड्स आपकी कवर हो जाती हैं, जो भी ये 6 नीड्स हैं। एक तरह से आपको लगता है कि हम इन सारी नीड्स में अच्छे हैं, हमें कोई अब इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे पर्सन हैं, या एक तरह से ये सारी नीड्स आपकी कवर हो गई हैं, या फिर आप एक तरह से समझते हैं कि हमें जो भी कुछ चाहिए था अपने लाइफ से वो मेरे पास है, एक तरह से लाइफ को एक तरह से एक्सपेंड करने का, व्यतीत करने का। आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट पे पहुंच जाते हैं, मतलब कि आप ये सोच लेते हैं, या फिर आप अपने फुल एफिशिएंसी को समझ लेते हैं। जैसे कि बिल्स गेट्स समझ लीजिए, या फिर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, वो होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम जिस काम में अपना मन लगा देंगे वो काम हम कर लेंगे। मतलब ये वाली माइंड एबिलिटी आ जानी, या फिर ये मेंटल थिंकिंग हो जाना, ये आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि अगर आप किसी भी जैसा बनना चाहोगे आप वैसा बन जाओगे, ये आपके ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं कर पाओगे, अगर आप अपना फोकस देंगे, अपना अटेंशन देंगे, तो आप उसको जरूर अचीव करेंगे। ये आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। ओके, या एक चीज़ मैं आपको और कवर कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्लास को क्लोज करूँगा। थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ। हॉथर्न इफेक्ट यहाँ पे लिखा है एक, ये सारी चीज़ें में वही सारी चीज़ें अचीव की गई हैं, इंक्लूड करी गई हैं। ये जो पैरा 3.4.3 है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं गया है। वैसे हमने जो भी मोटिवेशन की भी चीज़ें हमने आपको बताई, डिमोटिवेशन की चीज़ें नहीं बताई हैं। तो ये मोटिवेशन की चीज़ के लिए ये कह रहा है कि हॉथर्न एक फेनोमेना है, या फिर एक कोई हॉथर्न थे, एक तरह से द हॉथर्न वर्क्स ऑफ वेस्टर्न, ऐसा कोई पर्सन था, या फिर ये नहीं पता है मुझे, यहाँ पे कुछ ऐसे ही कुछ लिखा है। ये हॉथर्न इफेक्ट के बारे में हम आपको समझाते हैं। जैसे कि एक वेस्टर्न कंपनी थी, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जो कि वही इसमें लिखा है। क्या लिखा है, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मोटिवेशन वाज कैरिड आउट इन 1924 एट हॉथर्न वर्क्स of Western Electrical Company in Chicago. Here the management altered various factors such as the rest period, lightning level, working hours, etc. And each time they did so perform improved even and when apparent improving were take away. This suggests that it was the improvement themselves which were causing the increased production rate, but rather than fact the staff felt the management were taking notes of them and were concerning of their welfare. This phenomenon is known as Hawthorne effect. मैं आपको बताता हूँ 1924 में कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया मोटिवेशन पे अपने वर्कर के साथ, जो भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। ये कंपनी थी, वेस्टर्न कंपनी थी, इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है शिकागो की। इसमें ये किया गया ना कि ये बताया था कि कुछ पॉइंट को इन्होंने इंक्लूड किया, जैसे कि रेस्ट पीरियड, लाइटिंग लेवल एंड वर्किंग आवर। तो मैं आपको इसको डिफाइन करता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। जैसे कह रहा है कि अगर कंपनी क्या करती है, आपकी रेस्ट पीरियड को बढ़ा देती है। जैसे कि आपको 20 मिनट के लिए ही केवल इंटरवल होता है, 20 मिनट, तो आपको बड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि 20 मिनट में हम कैसे कर पाएंगे, 20 मिनट तो हमको ऐसे ही निकल जाएंगे। थोड़ा हमको एक तरह से उस पोजीशन में आने के लिए, उस काम से या फिर उस टेंशन से जो मैं कर रहा था, जो मेरे पास लोड थी या फिर एक वर्क लोड थी, उससे हमको बाहर आने में ही तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, 5-10 मिनट तो लगेंगे। अब उसी में हमको लंच भी करना है, सारी चीज़ें देखना है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं। तो एक तरह से ये भी क्या हो जाता है ना, आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट करता है एक तरह से। सो ये आपको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर कंपनी जो होती है वो आपको रेस्ट पीरियड क्या होती है इंक्रीज करा देती है, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, हमें टाइम अच्छा खासा टाइम देती है रेस्ट करने के लिए। तो आपको एक तरह से ये मोटिवेशन, मतलब एक तरह से ये मोटिवेट करता है, या फिर कलीग को सराहना देने की चीज़ें, मतलब एक तरह से मोटिवेशन की चीज़ है। जैसे कि लाइटनिंग, जैसे कि आप जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, हैंगर है, जो भी है,
वहाँ पे अगर लाइटनिंग सही ना प्रोवाइड की गई हो तो आपको अच्छा नहीं होगा, आप वहाँ पे डिमोटिवेट होंगे, एक तरह से आपको ठीक से देखा गया नहीं, आपको आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपकी आंख में पेन भी होने लगता है कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको एक तरह से डिमोटिवेट करती हैं। जब ये आपके पास अवेलेबल होती हैं, ये कह रहे हैं, सो आप अच्छा होते हैं या फिर आपका अराउजल अच्छा होता है, आप मोटिवेट होते हैं। वर्किंग आवर के बारे में बता रहा है कि जैसे कि कह दिया कि कोई टास्क है, आप जानते हैं कि कोई टास्क ए है, मान लेते हैं कोई टास्क ए है, और इस ए टास्क को करने के लिए मिनिमम 6 आवर आपको नीड है, सबको नीड है, या फिर इसको 6 आवर लगते हैं कंप्लीट करने में एक इंडिविजुअल पर्सन को। ओके, और आप कंपनी वाले ने क्या किया, वर्किंग आवर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया एक तरह से। मतलब कि इसी 8 आवर्स को जो कि 6 आवर में कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन उसने आपको 8 आवर दे दिया, मतलब ये 2 आवर आपको एक्स्ट्रा दे दिया। तो आपको एक तरह से जो ओवरलोड था या फिर आपका जो टेंशन था माइंड में क्रिएट हो रहा था, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। अब आपको अच्छा लगा कि ठीक है, हमारे सर ने हमें थोड़ा टाइम दे दिया है, तो आपको अच्छा लगता है। तो इस वजह से भी आपका मोटिवेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट वही अगर टाइमिंग और आपकी डिक्रीज कर दी जाए, 5 कर दी जाए, तो आपका जो टेंशन है वो और इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर और आपका बढ़ जाता है, एक तरह से वर्कलोड आपका बढ़ जाता है। तो कह रहा है ये सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं मोटिवेशन पे, या फिर डिमोटिवेट करती हैं एक तरह से, ये हमारी मोटिवेशन पे अफेक्ट करती हैं। हॉथर्न में क्या है, जैसे कि एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि आपका जो बॉस होता है वो क्या करता है, आपके एक तरह से सैलरी इंक्रीज कर देता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो तब आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब इंजीनियर्स के या फिर नीड्स को, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, एक तरह से हम क्या आते हैं, एम्प्लॉय में आते हैं। तो जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय की जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, हम उन्हें समझना, और कहाँ कौन सी नीड्स जो हमारे एक तरह से मेंटेनेंस में है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ की नीड्स को समझना कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं। अगर उन सारी चीज़ों को अगर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, तो वो क्या मिलता है उनको, एक तरह से क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को ये कहता है कि ये एक तरह से हॉथर्न इफेक्ट है। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया लोगों पे, इन्हें हॉथर्न इफेक्ट कहा गया। ओके, जैसे कि मैं आपको कह देता हूँ कि आप जब भी काम करते हैं, क्या होता है कि आपका जो मैनेजर होता है या फिर सुपरवाइज़र होता है, वो वहाँ अवेलेबल होता है, ऑलवेज देखता है, और आपको टोकता नहीं है, वो आपको अच्छे से समझाता है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे करना है। तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा सुपरवाइज़र तो बहुत अच्छा है, हमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा देता है। तो आप खुश होते हैं, मतलब एक तरह से मोटिवेट होते हैं। और आपको जब वो सराहना दे देता है, पीठ थपथपा देता है, हाथ देता है आपको, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप मोटिवेट होते हैं, भले वो आपकी सैलरी नहीं इंक्रीज़ करवाता है या फिर आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो आपका साथ देता है, आपके साथ होता है, तो आपको एक तरह से खुशी मिलती है, मतलब आपकी अराउजल इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आप मोटिवेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ये कह रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर एम्प्लॉय की नीड्स को समझा जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये मोटिवेशन का एक कारण बन जाता है। और ये अच्छा होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए, एयरक्राफ्ट सेफ्टी के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये जो एक्सपेरिमेंट हॉथर्न वर्क्स जो भी है किया गया 1924 में, तो इन सारी चीज़ों को ये यहाँ पे बता दिया कि इसे हम हॉथर्न इफेक्ट कहते हैं। ओके, आप सबको इतना क्लियर हुआ? हेलो, हेलो, ओके, देन आई थिंक Yes, इट्स sir. इनफ फॉर टुडे। Yes, sir. ओके, देन हम नेक्स्ट आपको डिमोटिवेशन के टॉपिक्स के बारे में स्टडी कराएंगे जब इसका नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास आपके फिर मंडे ट्यूसडे को मिलेगा आपको। आई थिंक यस्टरडे आपका मॉड्यूलेट की क्लास है स्टडी, आई थिंक मॉड्यूलेट का क्लास है आपका, या फिर मॉड्यूल 10 का होगा क्लास। ओके, देन थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। सर या सर मैंने इस बार डीजीसीए का लाइसेंस पेपर भरा है मॉडल 9 का, या कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा? आप यासा को फॉलो कर लीजिए, एंड कैप 715 है उसको, एंड मैं आपको एक डॉग प्रोवाइड करूँगा 9863 का। 2 डॉग हैं, लेकिन एक जो कि अच्छी डॉग है वो पूरी क्या है, हाईलाइटेड है एक तरह से, वैसे डेट आ चुकी है। सो मैं आपको लिंक दे देता हूँ अपनी ड्राइव की, आप उसे चेक कर लीजिएगा। ओके, या एंड उसमें कुछ क्वेश्चन बैंक में है, तो आप उन्हें फॉलो कर लीजिएगा। ओके,
या एंड आप लोग ये भी किया करिए कि आपके जो सीनियर्स होते हैं वो भी नोट्स बनाए होते हैं, उनके पास भी पीडीएफ वगैरह होते हैं, उनका खुद का नोट्स होता है, तो आप उनसे भी कुछ पूछ लिया करिए ताकि आपको एक तरह से हेल्प भी हो जाती है उनसे. ओके. Okay, sir. या ओके देन, बाय बाय.